the first chapter of our preparation, that is unit and measurement. Fundamental quantities क्या होती हैं? Fundamental quantities वो quantities होती हैं जिनको define करने के लिए मुझे किसी दूसरी units की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास कोई quantity है जिसको derive करने के लिए मुझे दूसरी units की जरूरत पड़ रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं derived quantities। ओके, जैसे कि अगर हम लोग velocity की बात करें, the rate change of velocity is known as acceleration। ओके, सिमिलरली अगर linear momentum की बात करूं मैं, तो linear momentum का हम सभी को फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है? P is equal to mv। ओके, सो अगर मुझे लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करना है तो मुझे जरूरत पड़ेगी किसकी? मास की और वेलोसिटी की। मैं बात कर रहा हूं एरिया की, तो सभी को मालूम है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, जैसा कि आप जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ सिविल डिफेंस कॉलेज। आई एम सौरभ कुमार वर्मा, योर फिजिक्स फैकल्टी। तो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर लेकर के, जो है यूनिट एंड मेजरमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर प्रिपरेशन, दैट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, सो वी कैन सी द हेडिंग सिस्टम ऑफ यूनिट एंड फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। सो एज वी कैन सी ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। सो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं और अपनी फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या? हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़। फर्दर हम लोग ये देखेंगे कि आर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ओके, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए मुझे किसी दूसरी यूनिट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि अगर डेफिनेशन देखना चाहेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड आर नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़। सो इस डेफिनेशन से हम लोगों ने क्या सीखा कि हमारे पास जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनको डिफाइन करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है। तो जिन क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए मुझे किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है, उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिराइव्ड। फर्स्ट वन वाज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड सेकंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ओके, सो दोज क्वांटिटीज़ which can be derived from fundamental units are known as derived unit. Okay, so what I said, those quantities which can be derived from the fundamental quantities are called derived. For example, velocity, acceleration and linear momentum। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है जिसको डिराइव करने के लिए मुझे दूसरी यूनिट्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ओके, जैसे कि अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए मुझे डिस्टेंस की और टाइम की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो मेरे पास डिस्टेंस है और टाइम है वो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है और वेलोसिटी हमारे पास एक डिराइव्ड यूनिट है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ एक्सेलरेशन की, तो क्या होता है एक्सेलरेशन? हम सभी जानते हैं क्या होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वन लाइनर डेफिनेशन देना चाहें तो क्या होगी एक्सेलरेशन की वन लाइनर डेफिनेशन? सो द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ओके, यहाँ पर दो केस बनते हैं हमारे पास। एक केस होता है कि जैसे मैंने बोला कि रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर हमारे पास रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी पॉजिटिव है तो उसको हम लोग सिंपली बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे पास जो भी वेलोसिटी में चेंज है अगर वो नेगेटिव है तो उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर सिंपली बोलते हैं उसको रिटार्डेशन। ओके, सिमिलरली अगर लीनियर मोमेंटम की बात करूं मैं, तो लीनियर मोमेंटम का हम सभी को फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है? P इज इक्वल टू mv। ओके, सो अगर मुझे लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करना है तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसकी? मास की और वेलोसिटी की। इसलिए जो मेरे पास मोमेंटम है वो कैसी क्वांटिटी है? वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। आई होप डिराइव्ड क्वांटिटी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
Okay, so our next topic is system of units. Okay, so what is system of unit? System of unit is a complete set of unit both fundamental and derived. क्या बोला कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो एक सिस्टम है ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स, जिसमें हमारे पास फंडामेंटल्स भी होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ भी होती हैं। जैसे ही हमारे पास फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटीज़ होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, वैसे ही हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। फंडामेंटल यूनिट क्या होती हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको डिफाइन करने के लिए मुझे किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है। इन द सेम वे वी कैन से कि दोज क्वांटिटी विच डू नॉट नीड अनदर क्वांटिटी टू डिस्क्राइब देमसेल्फ आर नोन एज फंडामेंटल quantities. Okay, so they are the common system of unit used in mechanics are given below. Next slide पे जाते हैं। तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसमें हमारे पास हम लोग बेसिकली 4 सिस्टम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वन इज FPS। FPS एक ब्रिटिश सिस्टम है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ द ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। इट इज़ अ ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम फॉर विच in this case F stands for, as you can see, foot, and P stands for pound, and S stands for second. Okay, so FPS, what is FPS? FPS is a system of unit. It is a British engineering system of units. F का क्या मतलब है? F का मतलब है foot, P का मतलब है pound और S का मतलब है second. Okay, नेक्स्ट वन है हमारे पास CGS यूनिट। CGS यूनिट इसमें क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको क्या बोलते हैं? गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इन दिस केस C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास जो पहला सिस्टम है वो है FPS, जो कि एक ब्रिटिश यूनिट सिस्टम है और जिसमें F स्टैंड्स फॉर फुट, P stands for pound and S stands for second. On the other hand, in CGS system, C stands for centimeter, G stands for gram and S stands for second. I hope you understand it. Next, it's MKS. Okay, this is the most important. MKS is the most important unit system because in our physics, in our calculation, we used it very broadly. Okay, so M stands for meter, K stands for kilogram and S stands for second. Okay, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, it uses meter, kilogram and second as the fundamental units of length, mass and time respectively. Okay, and the last one is international system of units, जिसको हम लोग SI यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SI यूनिट। कैसा होता है? ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है। अच्छा, अब इस इंटरनेशनल सिस्टम का क्या मतलब है? जैसा कि हमारे कुछ बच्चे ग्रामीण परिवेश से भी संबंध रखते होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर के जो कुछ लोकल यूनिट्स होती हैं, जैसे आप लोग सुनते होंगे कि पसेरी। पसेरी एक हमारे पास क्या है? जैसे मैं लिखता हूँ पसेरी, ओके, तो ये एक हमारे पास कैसी लोकल यूनिट है। लोकल यूनिट है। अभी बहुत सारे बच्चे जो देख रहे होंगे मुझे, तो वो नहीं जान पाएंगे कि पसेरी क्या है, किस चीज़ की मेजरमेंट है। तो पसेरी किस चीज़ की मेजरमेंट है ये उनको नहीं पता है। क्यों? क्योंकि ये एक इंटरनेशनल यूनिट नहीं है, यह एक ग्लोबल यूनिट नहीं है, ये एक लोकल यूनिट है। इसीलिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया, हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो ग्लोबली यूज़ हो सके। उसी सिस्टम को हमने क्या नाम दिया? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके, सो I hope you understand all these point. Okay, so come to the next point. It's dimensional formula. Okay, the expression which shows how and which of the fundamental quantities represent the dimension of the physical quantity is called the dimensional formula of the given physical quantity. हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं वो हम लोग जानेंगे फर्दर स्लाइड में। ओके ओके, सो कुछ टर्म्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी अपनी डायमेंशनल फार्मूलेस को कैलकुलेट करने के लिए। तो डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसकी कुछ लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि लेंथ को मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैपिटल L, और मास को मेज़र करने के लिए करते हैं कैपिटल M। सिमिलरली टाइम के लिए T, इलेक्ट्रिक करंट के लिए A, एंड फर्दर यू कैन सी। ओके,
वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोग जब भी डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं, डायमेंशन कैलकुलेशन के टाइम पे हम लोग जो भी ब्रैकेट यूज़ करेंगे वो एक स्क्वायर ब्रैकेट ही होगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है कि डायमेंशन फॉर्मूला लिखते समय आपको जो ब्रैकेट यूज़ करना है वो कैसा होना चाहिए, एक स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए। ओके, आप कोई भी अदर ब्रैकेट, कोई भी फैंसी ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे। कौन सा ब्रैकेट यूज़ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, गॉट इट। सो आप इन सब का एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं या आप याद कर सकते हैं इसको। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि अब हम लोग कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कैसे हम डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है उसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या होना चाहिए, उसका जो है फार्मूला जो होता है वो पता होना चाहिए। उस फार्मूले के लिए जैसे मैं बात कर रहा हूँ एरिया की, तो सभी को मालूम है कि एरिया का फार्मूला क्या होता है। एरिया का फार्मूला हम लोगों को मालूम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, सो इन आवर प्रीवियस स्लाइड लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, एल। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे लेंथ के लिए अपनी डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहूँगा तो लेंथ के लिए मैं यूज़ करूँगा एल, वो कैसा, स्क्वायर ब्रैकेट में। ये बात याद रखनी है कि जब भी हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, सो लेंथ के लिए मैंने यूज़ किया एल, और जो हमारे पास ब्रेथ है, ब्रेथ भी तो एक लेंथ ही है ना, इसीलिए क्या हम लोग ब्रेथ की जगह पर एल ही लिखेंगे। ओके, ब्रेथ की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, एल। ओके, सिमिलरली अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो L2। ओके, सो व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एरिया इज L2। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका एरिया का, ये बेसिक फार्मूला है। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज वॉल्यूम। ओके, सो एज वी नो द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, सो अगर मैं इसकी डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या है, मैंने जैसा बताया कि डायमेंशनल फार्मूला लिखते समय लेंथ को हम लोग कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। तो लेंथ के लिए मैंने यूज़ किया कैपिटल एल क्रॉस, ब्रेथ भी एक लेंथ है इसलिए उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एल, और हाइट भी एक लेंथ है इसलिए उसकी जगह पर हम लोग यूज़ करेंगे कैपिटल एल। ओके, फर्दर जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट इट। ओके, 1 2 3, सो देयर इज L3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्वायर ब्रैकेट। ये आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप कोई भी डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो उसके लिए आपको लगाना होगा एक स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, दैट इज L⁻³ और L3। गॉट इट, कोई प्रॉब्लम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे जो है हमारे पास डेंसिटी। ओके, सो हम सभी जानते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। प्रीवियसली हमने पढ़ा है कि लेंथ के लिए एल यूज़ करते हैं और मास के लिए कैपिटल एम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मास के लिए मैं यूज़ करूँगा कैपिटल एम, वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने जस्ट इससे पहले कैलकुलेट किया है, वो क्या होता है, L3। ओके, सो यहाँ पे L की पावर है 3, जो नीचे है तो वो कैसी है, पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, m L⁻³ ओके, क्या हुआ, तो हमारे पास जो डेंसिटी का फॉर्मूला है, कौन सा, डायमेंशनल फॉर्मूला, उसको हम कैसे लिखेंगे, m L⁻³ क्लियर है। ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज लीनियर मोमेंटम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। P इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम को हम लोग P से दिखाते हैं और फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। ओके, सो सिंपली इफ आई वांट टू कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम देन आई हैव टू पुट द डायमेंशन ऑफ मास एंड द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ओके, so for mass we use simply capital M and the velocity. Okay, velocity, what is the formula of velocity? Velocity is equal to distance upon time. What is the formula of velocity? Velocity is equal to distance upon time. That is, अगर मैं यहाँ से velocity की डायमेंशन कैलकुलेट करूँ तो distance के लिए मैंने यूज़ किया L और time के लिए मैंने यूज़ किया T. ओके, टाइम के लिए यूज़ किया मैंने T। फर्दर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वेलोसिटी का जो मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा LT-1। ओके, सो वी जस्ट हैव टू पुट दिस हेयर, सो LT-1। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम इज MLT-1। इसको आप ऐसे लिख सकते हो MLT-1। क्लियर है। सो
what is the dimensional formula of linear momentum? That is mlt minus 1. बेसिक फॉर्मूला अगर मुझे पता है तो मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकता हूँ. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज फोर्स. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? What is the formula of force? That is mass into acceleration. That is mass into acceleration. So mass के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कैपिटल M. अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन की जगह पर क्या यूज़ करेंगे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो हमने अभी पढ़ा नहीं, तो मगर हम डेफिनेशन जानते हैं एक्सेलरेशन की. एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन. तो सिंपली अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ a dv ओवर dt. ओके, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला या डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने इससे पहले कैलकुलेट किया है, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, अगर a का यानी एक्सेलरेशन का मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूँ तो वो होगा lt माइनस 2. क्या होगा? lt माइनस 2. सिंपली आई हैव टू पुट इट हेयर, दैट इज mlt माइनस 2. तो हमारे पास जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है? mlt माइनस 2. क्लियर? क्या है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला? दैट इज mlt माइनस 2. ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G. ओके, जैसा कि मैंने फॉर्मूला बता रखा है फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पे मैं इसको अगर ऐसे लिखना चाहें आप ऐसे लिख सकते हैं G m1 m2 बाई r स्क्वायर. मुझे चाहिए वैल्यू किसकी? G की. मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए किसका? कैपिटल G का. तो करते क्या है कि कैपिटल G को एक साइड रखते हैं, बाकी सब चीज़ों को दूसरी साइड एडजस्ट कर देते हैं. तो बस वही करना है. तो क्या हुआ? एफ आर स्क्वायर ओवर m1 m2 इज इक्वल टू कैपिटल G. बाकी हम सब ने F का और R का, R क्या है? R बेसिकली डिस्टेंस है या आप कह सकते हो लेंथ है. तो F R और m1 m2 की हमको क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला पता है. तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या होगा? mlt माइनस 2. ये मेरे पास हो गई फोर्स की डायमेंशन और ये है मेरे पास लेंथ, तो इसको मैंने लिखा L2. फर्दर मास m1 और m2 क्या है? मेरे पास मास है, तो इसके लिए मैंने यूज़ किया कैपिटल M. ओके, नाउ वी जस्ट हैव टू सॉल्व दिस एंड देन वी विल गेट द फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन. सो सॉल्व करते हैं इसको. तो क्या आएगा अगर इसको मैं सॉल्व करूं? तो ml3t माइनस 2 ओवर m टू द पावर 2. ओके, क्लियर है? ओके, सो दिस m, यहाँ पे m की जो पावर है वो +2 है, यहाँ पे +2 है, ऊपर जाएगी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. सो सिंपली वी कैन राइट इट m टू द पावर -1 l टू द पावर 3 t टू द पावर -2. तो ये फॉर्मूला है किसका? ये डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज m-1 l3 t-2. क्लियर है? ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज वर्क. व्हाट इज वर्क? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क? फोर्स इनटू डिस्टेंस. और हम लोग क्या पढ़ते हैं? W इज इक्वल टू FD, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस. तो अगर यहाँ से मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो फोर्स की मैंने डायमेंशन इससे पहले कैलकुलेट कर रखी है, दैट इज mlt माइनस 2. डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मेरे पास एक लेंथ है और लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं कैपिटल L से, दैट इज ml2t माइनस 2. दैट इज ml2t माइनस 2. तो हमारे पास जो वर्क है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है ml2t माइनस 2. यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास वर्क है और जो एनर्जी है दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है. अगर आप एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे तो वो आपको वर्क के बराबर ही मिलेगा. एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आप एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो. जैसे हम सभी को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मालूम है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv². ओके, हाफ mv². तो अगर आप इससे एनर्जी की डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा ml2t माइनस 2. ये आप लोग ट्राई करके देखिएगा, सेम आएगा क्योंकि वर्क और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है. ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज पावर. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर? P इज इक्वल टू, वी नो P इज इक्वल टू W/T. ओके, P इज इक्वल टू W/T. सिंपली इससे पहले हमने वर्क का
डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्क और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है सेम। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है डायमेंशनल, mL2t-2, और यहाँ पे मेरे पास टाइम के लिए मैंने यूज़ किया t। t यहाँ पे पॉजिटिव है, नीचे ऊपर जाएगा हो जाएगा नेगेटिव। तो इसको अगर मैं सिंपली लिखना चाहूँ तो mL2t ऊपर हो गया नेगेटिव -3, दैट इज mL2t-3। क्लियर है? मैंने वर्क का लिखा, वर्क का लिखो या एनर्जी का लिखो, दोनों का सेम है। मैंने आपको बताया कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी एंड वर्क इज सेम। सो यहाँ पे एनर्जी के लिए मैंने लिखा या वर्क के लिखा mL2t-2 एंड टाइम के लिए लिखा t की पावर ऊपर गई तो mL2t-3। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन, व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, सपोज करते हैं हम कि हमारे पास एक कोई वायर है जिसकी लेंथ में चेंज हुआ है, जिसकी लेंथ में चेंज हुआ है कितना? डेल एल। ओके, और जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी वो कितनी थी? कैपिटल एल थी। मैंने क्या कहा कि एक हमारे पास वायर है जिसकी लेंथ कितनी है? कैपिटल एल, जो कि एक ओरिजिनल लेंथ है, और उसमें चेंज कितना हुआ है? उसमें चेंज हुआ है डेल एल। तो अगर मैं स्ट्रेन के फॉर्मूले से स्ट्रेन को कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या होगा? चेंज इन डायमेंशन दैट इज डेल एल ओवर ओरिजिनल डायमेंशन दैट इज एल। एल हमारे पास क्या है? लेंथ। डेल एल भी लेंथ है और कैपिटल एल भी क्या है? एक लेंथ है। इसीलिए अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा तो एल एल एल, तो यहाँ पे तो कुछ बचेगा नहीं, तो यहाँ से कुछ बच नहीं रहा है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रेन होती है वो कैसी होती है? एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि स्ट्रेन की डायमेंशन क्या है तो आप बता सकते हो कि हमारे पास जो स्ट्रेन है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ओके, गेट इट? दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू हैव टू लर्न इट। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज फ्रीक्वेंसी। ओके, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रॉम द फॉर्मूला यू कैन सी नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट सेकेंड, और आप कह सकते हो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन टेकन पर यूनिट टाइम। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं? दैट इज 1/t। सिंपली फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन टेकन पर यूनिट टाइम, तो 1/t। सिंपली अगर मैं फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन कैलकुलेट करना चाहूँ दैट इज t-1। तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी? दैट इज t-1। ओके, तो ये हमारे पास आज की क्लास में हमने क्या सीखा? डायमेंशनल फॉर्मूले कैलकुलेट करने। मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ओके, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोगों ने पढ़ा। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास कितने होते हैं सिस्टम्स। MKS होता है, FPS होता है, CGS होता है, ओके, और SI यूनिट्स होती हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लोगों के लिए। ये इसको आपको हमेशा याद रखना है कि ये हम अपने सिस्टम में, अपनी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं MKS सिस्टम को। तो आपके लिए आज की क्लास में बस इतना ही। इसके आगे हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और हमारे शील्ड डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले समय में ऐसी वीडियोस मिलती रहें। आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।